बात चल रही थी भौतिक प्रदेशों की, और उसके अंदर हमने जो लास्ट में बात की थी वो हमने बात की थी कि भाई जो आपके जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, उसके अलावा अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, इन पहाड़ियों की कल हमारी क्लास में बात हो चुकी थी। उसमें हमने देखा था कि भाई जो दक्षिणी भारत है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी नहीं है, ये सारी बातें हमारी कल हो चुकी थी। आज हम हमारी जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो आज की हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तीन जो हमारे भौतिक प्रदेशों में बच रहे थे, एक तो कौन सा आपके डेजर्ट वाला इलाका, मरुस्थल, एक उसके अलावा तटीय प्रदेश, और एक आपके बच रहे हैं द्वीप समूह है। ठीक है, तो भौतिक प्रदेशों में तीन चीजें बच रही है और इन्हीं तीनों चीजों के इर्द गिर्द आज की हमारी क्लास होने वाली है। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करें वो स्टार्ट कहां से करेंगे, डेजर्ट या मरुस्थल से। तो इसके यदि हम बात करें तो भाई हमने कल देखा था कि अरावली पर्वतमाला है, उसका विस्तार कहां से कहां तक है, पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक उसका विस्तार है। अब उसी के अंदर में यदि आगे चलते हैं राजस्थान के अंदर, तो जो अरावली है उसके जो पश्चिमी साइड वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आता है, आपके मरुस्थल के अंदर काउंट होता है। तो ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, बालू देखने को मिलेगी, आपके मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये इसका विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार की बात करते हैं ना, तो भारत और पाकिस्तान दोनों में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, इस मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है। भारत और पाकिस्तान में तो है ही, उसके साथ हम यदि आगे और चले इसके अंदर, तो भारत के अंदर लगभग कितना है 85% और पाकिस्तान में कितना है 15% इसका विस्तार है। हाँ, लेकिन इसका जो नामकरण है वो क्या है, अलग अलग किया हुआ है। मरुस्थल की अपन यदि बात करें, ठीक है, तो भारत के अंदर जो इसका 85% विस्तार है उसको तो बोला जाता है थार का मरुस्थल। सेकंड, पाकिस्तान में 15% है और उसको क्या बोला जाता है, चेलिस्तान। अजीब सा नाम है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है पाकिस्तान में, चेलिस्तान बोला जाता है। हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, इस 85% या थार के मरुस्थल की हम बात कर रहे हैं। भारत के अंदर यदि बात करें कि जो भारत के अंदर जो थार का मरुस्थल है वो कहां कहां पर है, तो आपको सीधा सा यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा, कुछ हिस्सा किसका आएगा, गुजरात का आएगा, उसके अलावा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान आएगा, उसके अलावा हल्का सा हिस्सा पंजाब का भी है, इसमें क्या होगा, टच होगा। तो मुख्यतः आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर, उसके अलावा गुजरात, उसके अलावा पंजाब में भी इसको क्या मिलेगा, आपको विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया इसका विस्तार। इसके यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल मिलता है वो लगभग मिलता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, और 300 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर ये फैला हुआ है। यहां तक तो बेसिक सी चीज थी। अब इसके अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये किसका अवशेष माना जाता है, इसको माना जाता है टेथिस सागर का अवशेष। टेथिस सागर का अवशेष हो गया, और उसके लिए कुछ प्रमाण में बोले जाते हैं कि भाई जो यहाँ पे जो झीलें हैं कौन कौन सी होगी, जैसे डीडवाना हो गई, सांबर हो गई, ये सारी की सारी कैसे है, खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये बोला जाता है कि भाई यहाँ पर ये क्या है, किसी स्थान पर यहाँ पे महासागर या सागर था जो कि कौन सा था, टेथिस सागर था, ये बात होती। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एक ढाल का क्वेश्चन आता है कई बार कि इसका स्लोप कौन सी साइड है। तो आप स्लोप की बात करोगे तो अजमेर के अंदर एक पहाड़ी है, नाग पहाड़ी, अरावली पहाड़ियों में है नाग पहाड़ी अजमेर के अंदर, वहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है लूनी नदी। ठीक है, और जब हम लूनी नदी की बात करते हैं तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है, लूनी नदी है, लेकिन है कैसी, अंतर प्रवाह की नदी है। अंतर प्रवाह की नदी का मतलब हो गया कि किसी सागर में जाके नहीं गिरती है, ये यहाँ पे गुजरात के अंदर आते आते क्या हो जाती है, इसी दलदल के अंदर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। तो सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी, और इसके आधार पर हम यदि यहाँ के ढाल की बात करते हैं तो इसका ढाल किधर होगा, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, स्लोप का क्वेश्चन आता है तो स्लोप कौन से साइड हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर इसका क्या होगा, स्लोप हो जाएगा। उसके अलावा लूनी नदी होगी। एक चीज यहाँ पे आपको और देखने को मिलती है वो है यहाँ के बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स। तो बरखान टाइप के यहाँ पे ज्यादातर सैंड ड्यून्स आपको मिलेंगे, बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनकी आकृति होती है अर्धचंद्राकार, हाफ मून शेप में ये होते हैं। ठीक है, और मरुस्थलीकरण के विस्तार के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। इसके अलावा यदि हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो प्रॉपर राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास होगी उसके अंदर देखेंगे। फिलहाल इंडिया लेवल के हिसाब से इतना ठीक है कि भाई जो मरुस्थल है किस किस में इसका विस्तार है, भारत प्लस पाकिस्तान में इसका विस्तार है। पाकिस्तान में जो इसका विस्तार है वो कितना है, 15% है, भारत के अंदर कितना है, 85% है। भारत में इसको बोला जाता है थार का मरुस्थल, पाकिस्तान में बोला जाता है चेलिस्तान। उसके अलावा भारत में यदि बात करें तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब में इसका ज्यादातर विस्तार आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की बात करें लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
33 सागर का इसको अवशेष माना जाता है। उसके लिए डीडवाना, सामरदसी, यहाँ पे खारे पानी की झीलें भी आपको देखने को मिलती है। उसके साथ ही बात करें कि जो लूनी नदी है, ठीक है, वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है और उसका जो ढाल है वो किधर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उसका ढाल है और ये क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी भी है। इसके अलावा सैंड ड्यून्स मिलेंगे आपको, बालू का स्तूप मिलेंगे, जिसमें सबसे फेमस कौन सा है, बरखान टाइप का, जिसकी जो आकृति होती है, जो शेप होती है, वो कैसी होती है, हाफ मून, अर्धचंद्राकार होती है। हवा से एक चीज आ रहा है ना, लूनी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, उन तटीय प्रदेशों की बात करें तो दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो कौन सा, आपके पश्चिमी तटीय प्रदेश, वेस्टर्न कोस्ट लाइन, और एक कौन सी होगी, आपके ईस्टर्न कोस्ट लाइन। और जब अपन इनकी बात करते हैं तो भाई सबसे पहले तट की बात करें तो तट में अपने पहली क्लास में हमने देखा था कि जो भारत की जो तटीय सीमा रेखा है, ठीक है, उसकी लंबाई हमने कितनी देखी थी, 7516.6 किलोमीटर देखी थी हमने। ठीक है, जो कि कहां से स्टार्ट होती है, आपकी गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात से स्टार्ट होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा होते हुए कहां पर जाके रुकता है, पश्चिम बंगाल में जाके रुकता है। अब ये भारत के दोनों साइड है, पश्चिमी साइड भी है और पूर्वी साइड भी है, तो उसी बेसिस पे इसको हमने क्या कर रखा है, दो भागों में डिवाइड कर रखा है। और यदि आपको भी इसको सही से याद करना है तो दो भागों में डिवाइड करके याद कर लेना। नोट्स भी आप जो बनाओगे वो भी उसी हिसाब से आपके नोट्स बनने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई पश्चिमी तटीय विस्तार कहां मिलेगा, पश्चिमी साइड में, बोले तो अरब सागर और जो आपका जो पश्चिमी घाट था उन दोनों के बीच में। सेम टू सेम पूर्वी तट की अपन यदि बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और जो पूर्वी घाट था उसके बीच में आपको देखने को मिलेंगे। अब इनके जब यदि निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण में तो सीधा सा दोनों में सेम चीज होगी कि भाई नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए थे उन्हीं अवसादों के द्वारा इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। लेकिन यदि हम इनकी चौड़ाई वगैरह की बात करते हैं तो इनकी चौड़ाई की बात करोगे आप तो जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है वो क्या मिलेंगे, कम चौड़े मिलेंगे, जबकि पूर्वी तटीय प्रदेश क्या मिलेंगे, उनकी चौड़ाई ज्यादा रहेगी। और इस चीज का रीजन क्या होगा, यदि आप यहाँ पे गौर करके देखोगे तो जो पश्चिमी घाट है वहां से नदियां निकलेगी और तुरंत जाकर किस में गिर जाती है, सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। सेकंड चीज ये बोला जाता है कि भाई ये वाला जो तट है वो क्या हुआ है, डूबा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, नियमजित क्षेत्र है, जबकि ये क्या हुआ है, ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है। तो ये ऊपर उठा, ये नीचे डूबा, नीचे डूबा, उससे क्या हुआ कि नदियां यहां से निकली पश्चिमी घाट से, तुरंत ही जाकर क्या हो गई, सागर में गिर गई, और तुरंत जाकर सागर में गिर गई तो किसी प्रकार का डेल्टा का निर्माण यहाँ पे नहीं होगा, डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, तो जो इसकी जो चौड़ाई है वो भी क्या हो रहेगी, कम रहेगी। तो डेल्टा का निर्माण नहीं होगा तो फिर यहाँ पे निर्माण किसका होगा, तो यहाँ पर जो निर्माण होगा वो किसका होता है, एस्चुअरी का निर्माण होता है, जिसको हिंदी में बोलता है ज्वार नदमुख। ठीक है, पूर्वी साइड में क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। अब एक चीज और देखना, यहाँ पे जब एस्चुअरी का निर्माण हो रहा है कौन साइड में, पश्चिमी तट के साइड में, तो यहां पर क्या होंगे, प्राकृतिक तौर पर क्या लगे होंगे, गड्ढे होंगे इस तट के अंदर, कट वगैरह होंगे। ठीक है, तो कटा फटा तट होगा ये प्राकृतिक तौर पर, उसकी वजह से यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, जो बंदरगाह मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, प्राकृतिक बंदरगाह मिलेंगे, प्राकृतिक आपको नेचुरल पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिनके एग्जाम्पल है कांडला हो गया, मंगलूर हो गया, कोच्चि वगैरह हो गया, ये सारे आपके क्या होंगे, आपको नेचुरल पोर्ट देखने को मिलेंगे। जबकि आप यदि पूर्वी तट की बात करोगे तो वहां पर डेल्टा का निर्माण हो रहा है, मैदान की चौड़ाई भी क्या है, ज्यादा है, तो यहां पर जो बंदरगाह मिलेंगे वो प्राकृतिक नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यदि बात करें कृषि की बात करेंगे तो जो पूर्वी तट है वहां पर जो कृषि की जाएगी वो कैसे की जाएगी, खाद्यान्न कृषि की जाएगी। ठीक है, फूड ग्रेन्स वगैरह का उत्पादन होगा। जबकि आप यदि पश्चिमी तट की बात करोगे तो यहां पर जो कृषि होगी वो कैसी होगी, कॉमर्शियल होगी, वाणिज्यिक टाइप की यहाँ पे क्या होगी, कृषि की जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या थे, आपके डिफरेंस थे। तो तटीय प्रदेश की हम बात करें तो भारत के जो तटीय प्रदेश उनको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो हमने कौन सा कर रखा है, पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट, दो हो गए। पश्चिमी तट कहां मिलेगा आपको, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में। पूर्वी तट कहां मिलेगा, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में मिलेगा। दोनों के चौड़ाई की बात करेंगे तो जो पूर्वी तट है उसकी चौड़ाई आपको ज्यादा मिलेगी, पश्चिमी तट की चौड़ाई कम देखने को मिलेगी। इधर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जो नदियां मिलेगी वो सारे की सारी किसका निर्माण करेगी, एस्चुअरी का निर्माण करेगी। और पूर्वी साइड में बात करेंगे तो किसका निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण। ठीक है, यहाँ पर एस्चुअरी के निर्माण की वजह से क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर क्या है, ये वाला पूरा क्षेत्र क्या होगा, गहरा होगा, उसके अलावा कटाफटा होगा,
और उसकी वजह से यहाँ पर जो आपको जो पोर्ट देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे पोर्ट कैसे होंगे, आपके नेचुरल प्राकृतिक बंदरगाह आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे मर्दा की बात करेंगे तो मर्दा मिलेगी आपको लेटेराइट, और लेटेराइट मर्दा मिलने के कारण यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो कौन सी की जाती है, कॉमर्शियल कृषि की जाती है, वाणिज्य कृषि की जाती है। यदि पूर्वी तट की आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो सॉइल मिलने वाली है वो कौन सी मिलने वाली है, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलने वाली है, और यहाँ पे खाद्यान्न फसलों का ज्यादा उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में इसको अलग अलग भागों में या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यदि आप पश्चिमी तट की बात करोगे तो भी दमन और गोवा के बीच में इसको बोला जाता है कोंकण तट, गोवा और मैंगलोर के बीच में इसको बोला जाता है कन्नड़ तट, मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक इसको बोला जाता है मालाबार तट, और मालाबार तट में जो लेगुन जिले होती है उनको क्या बोला जाता है, कयाल। उसमें वेम्बनाड क्या है, सबसे ज्यादा फेमस है। पूर्वी तट की बात करोगे तो ओडिशा के आसपास इसको उत्कल का मैदान बोला जाता है, आंध्र प्रदेश के आसपास उत्तरी सरकार, और उसके अलावा तमिलनाडु में क्या बोलता है, कोरोमंडल। और कोरोमंडल वो है जहां पर शीतकाल में वर्षा होती है।